हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज से शुरू होने जाने वाला हैलिबर्टन जॉनसन का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन और ओटागो वुमेन के बीच में। नाम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल टूर्नामेंट है नहीं। ये है न्यूजीलैंड वुमेन का डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट। ठीक है, जो 4 ट्रॉफी होता है मेंस का, उसी का वुमेन वर्सन ये है। अ, अगर आप ये टूर्नामेंट पहले खेले होंगे, आपको पता होगा कि ये एक तरफ से बहुत इजी भी है और एक तरफ से बहुत टफ भी है। इजी किस लिए होता है कि आपको स्मॉल लीग के लिए बहुत माथा नहीं मारना पड़ता है। 9 से 10 प्लेयर्स भी या तक 11 प्लेयर्स भी आपके और आपके ओपोनेंट्स के लगभग सेम ही होते हैं। इवन बहुत हद तक तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी सेम होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया तब तो क्लैश हो जाता होगा। क्लैश नहीं होता है, बट एक आध चेंजेस ही करना पड़ता है बस, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। तो बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना सोचना पड़ता है वो 2 या 3 प्लेयर्स मैक्सिमम, उसके ही सिलेक्शन के ऊपर आपका सोच जो है चलाना पड़ता है। दूसरी बात होता है ये कि यहाँ पे क्वालिटी प्लेयर्स की बहुत कमी होती है, बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। ये तो चलिए फिर भी 50 ओवर टूर्नामेंट है, यहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, फिर भी कुछ प्लेयर्स के पोटेंशियल को आप देख भी पाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम 2020 जो होगा वुमेन सुपर स्मैश, वहाँ पर तो और भी ख़राब हालत होते हैं। और मतलब एक विकेट एक कैच यही डिफरेंस करके ज़्यादा है। यहाँ पर भी ये चीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता है, 10 ओवर की बॉलिंग मिलती है बॉलरों को, बैटिंग करने के लिए भी 300 गेंद होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ज़्यादा यहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ता है। गिने चुने कुछ प्लेयर्स होते हैं, उनके ही भीतर आपको रहना पड़ता है। अभी बात करते हैं इस मैच के बारे में। जैसे कि आप करंट रैंकिंग से, मतलब पिछले सीजन के रैंकिंग से देख सकते हैं कि दोनों ही टीमों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आपको मैं बता दूं, इन्होंने शुरुआत बहुत ही बढ़िया करा था, और उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि जब ये खेल रहे थे शुरुआती मैचेस में, बहुत सारे टीमों के जैसे कि ऑकलैंड वुमेन और भी जो कैंटरबरी वुमेन वगैरह जो टीमें थी, उनकी तरफ से उनके मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। वो सब खेल रहे थे न्यूजीलैंड वुमेन के होकर, या फिर किसी और टूर्नामेंट में। वुमेन बीबीएल वगैरह तभी खत्म हुआ था, तो वहाँ पर भी कुछ इंवॉल्वमेंट वगैरह थे, तो इसलिए। ठीक है, तो इसीलिए उस बीच में जितने मैचेस हुए थे, लगातार सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन ने मैचेस को जीते थे। ना सिर्फ जीते थे बल्कि डोमिनेटिंगली जीते थे, और उनका नेट रन रेट भी बहुत ही बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक ब्रेक आया था, और उस ब्रेक के बाद जैसे ही सारे मेन प्लेयर सभी टीमों में वापस आ गए, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। तो जो टीम ब्रेक से पहले तक पहले स्थान पर थी, दूसरे हाफ में उन्होंने कोई भी मैच नहीं जीता, और वो तीसरे स्थान पर उन्होंने खत्म किया, और फाइनल में वो नहीं पहुंच पाए थे। ओटागो वुमेन एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड जो था पिछले सीजन में, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गए थे, और एक भी मैच वो नहीं जीते थे इस पूरे टूर्नामेंट में। ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि सुपर स्मैश में भी उनका ऐसा ही हालत था। लेकिन इस सीज़न में चीज़ें बदल सकती हैं। क्यों बदल सकती हैं? क्योंकि हर टीम में ही अगर आप नोटिस करेंगे, लगभग 1-2 टैलिस्मैनिक परफॉर्मर होते ही हैं जो न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल टीम के ही पार्ट रहते हैं। तो ओटागो वुमेन की तरफ से भी 1-2 प्लेयर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सेकेंड लास्ट सीजन की बात करूं तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एमांडा वेलिंगटन और एक प्लेयर को उन्होंने इंक्लूड करा था, जो मुझे नाम तो अभी याद नहीं आ रहा। इसके अलावा भी उनके टीम में सूजी बेट्स हुआ करती थी। सूजी बेट्स, अगर आप थोड़ा बहुत वुमेन क्रिकेट फॉलो करते हैं आपको पता ही होगा कौन है। तो वो उनकी टीम में हुआ करते थे, और ये कुछ प्लेयर्स जो होते थे ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग रहते थे। पिछले सीजन में इनकी टीम में कोई भी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, आखिर के कुछ मैचेस के लिए केटी मार्टिन इंक्लूड हुई थी इनकी टीम में, जो कीपर बैट्समैन है, न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल टीम में रह चुके हैं, बीबीएल भी खेल चुकी हैं, मतलब वुमेन बीबीएल जो होता है, हर तरह की चीज़ों में इनका नाम है। तो वो इंक्लूड करी गई थी, और उसके बाद थोड़ा बहुत बैटिंग तो इंप्रूव हुआ था, लेकिन एज ए टीम वो कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी इस सीज़न में। लेकिन जो चीज़ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन ने करा था पिछले सीज़न में शुरुआती कुछ मैचेस में, वो चीज़ ओटागो वुमेन की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। और मिल सकता है नहीं, मिलेगा ही, क्योंकि इनके टीम में भी अभी वो सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। इनिशियली तो अवेलेबल हैं, आगे जाके शायद चेंज भी हो सकता है कुछ, जो इस टूर्नामेंट में उनको अनडाउटेडली फेवरेट बना रहा है पहले कुछ मैचेस के लिए। ठीक है, और वो कौन कौन से प्लेयर हैं, उनका क्या रोल रहा है, सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना आप समझ के रखिए, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि इस मैच में ओटागो वुमेन ना सिर्फ फेवरेट है, मैं इतना कन्फ्यूजन भी नहीं रखूँगा। ओटागो वुमेन जीतने वाली है, और ना सिर्फ जीतने वाली है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग जीतने वाली है। अब मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंट से कैसे कह सकता हूँ, या आप जब ये टूर्नामेंट फॉलो करेंगे ना, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, अगर कोई टीम 2-3 इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके आती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर सामने वाली टीम के पास ऐसा कुछ नहीं हो, डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ वो खेल रहे हो, तो आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टीम ऑलरेडी जीत ही चुकी है, बस फॉर्मेलिटीज़ की देरी है। ठीक है, तो ये सब बातें छोड़ देते हैं। आपको मैच खेलना है, आपको एनालिसिस चाहिए, तभी आप वीडियो देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस
ये मैच होने जा रहा है सेक्शन ओवर नेल्सन में, जहाँ पे पिछले 3 एडिशंस में कोई भी मैच नहीं हुआ है। पिछले 3 सीजनों में 2 ग्राउंड से, एक था न्यू प्लाईमाउथ का और एक था कोई और ग्राउंड जहाँ पे मैचेस खेलती थी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन की टीम, लेकिन इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं हुआ है। हालांकि मेन क्रिकेट टीम की यहाँ पर काफ़ी सारे मैचेस हुए हैं। वेदर क्लियर है, कोई इशू वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये सब पिछले सीजन की बात हो गई। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन यहाँ पर 4-0 से आगे चल रही है। आखिरी 5 में एक भी मैच नहीं जीती है ओटागो वुमेन की टीम और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। इस ग्राउंड पर जैसे मैंने बताया कि आखिरी 3 सीजन में कोई मैच नहीं हुआ है, तो ज़्यादा कोई बात हम नहीं कर सकते। अभी बेस्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो नैटली डॉड इनकी तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर चल रही थी और कमाल का परफॉर्मेंस रहा था इनके पिछले सीजन में। हर फॉर्मेट में ही इन्होंने खुद को साबित करके रखा हुआ था। इसके अलावा जेस वाटकिन पिछले एडिशन में उतना अच्छा फॉर्म इन्होंने नहीं दिखाया था, नहीं तो ये स्टैंड आउट परफॉर्मर रहती हैं और अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये न्यूजीलैंड की टीम में भी आती जाती रहती हैं, लेकिन पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं गया था इनके लिए। हैना रोए ओटागो वुमेन की तरफ से आप देख सकते हैं सिर्फ 4 मैच खेल के ही यहाँ पर केटी मार्टिन का नाम आ गया है। इसके अलावा ब्लेकली जिन्होंने मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट करा था, जो बुरा टीम चल रहा था, बुरा बैटिंग चल रहा था ओटागो वुमेन का वहाँ पे। बाकी केटी मार्टिन तो यहाँ पर थी ही जिन्होंने यहाँ पर थोड़ा बहुत परफॉर्म करा था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनके बैटिंग के बाद भी कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। बॉलिंग पे यहाँ पर काफ़ी सारे नाम हैं। वाटकिन आप देख सकते हैं बॉलिंग में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। फिर भी मतलब इतने बुरे फॉर्म में रहने के बावजूद भी वाटकिन का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था, लेकिन इनसे बेटर करने की एबिलिटी वो रखते हैं जो पिछले एडिशंस में हमने देखा है। इसके अलावा एटकिंसन, रीस गैगिंग, ये एना गैगिंग है, इनकी जो सिस्टर है ये खेलने वाली है कल के मैच पे। और ओटागो वुमेन की तरफ से एमा ब्लैक, ओल्डर शॉ कार्सन, एमा ब्लैक हर फॉर्मेट में ही आपको दिख जाएगा कि ओटागो वुमेन की तरफ से बॉलिंग पे लीड करती है जब इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते। तो मतलब डोमेस्टिक प्लेयर्स में से एमा ब्लैक दी मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर होती है ओटागो वुमेन की तरफ से। इसके अलावा ओल्डर शॉ कार्सन वगैरह थे जिनके बारे में आप देख सकते हैं। बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस की। ज़्यादा यहाँ पर भी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैचेस होते हैं, ठीक है। गिने चुने परफॉर्मर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में और सबकी टीम में आ जाते हैं। तो क्या हो रहा है आप नोटिस करिए, ये सब चीज़ें बदल भी सकती हैं और क्यों बदल सकता है वो जब मैं आपको प्लेइंग 11 दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा, लेकिन जो है मुझे तो दिखाना ही पड़ेगा, तो मुझे दिखाता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ 2019 से, ठीक है। तो ये पहला मैच था, ये कुछ पाल्मर्स्टन नॉर्थ नाम के ग्राउंड पे हुआ था जो ओटागो का घर है मेरे ख्याल से। तो ओटागो 116 रन बनाए थे। करंट स्क्वाड में एमा ब्लैक का बैटिंग से परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा और हर एक बॉलर जिन्होंने बॉलिंग कराई थी, जहाँ पर मिकाइला ग्रे, एटकिंसन, हेंसन सबके यहाँ पर विकेट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने इजीली चेस कर लिया था। जहाँ पर डॉड और मॉली लो इनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। याद रखना ये जो एक आध विकेट आपको दिख रहा है ना, यही डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब यही जो 25 या 33 पॉइंट का आपको डिफरेंस मिलता है, यही बहुत हद तक फ़ायदेमंद हो जाता है स्मॉल लीग्स में। बड़ी लीग की बात तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। अच्छा, तो जो भी हो ये सीन था जो पहला मैच आप देख सकते हैं 2019 का। अगला मैच फिर से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटिंग रही। फिर से यहाँ पर नैटली डॉड और आनलो वैन डेवेंटर बैटिंग से धुआं भर दिया था इन्होंने, लेकिन दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। एक और रीज़न, मतलब अभी तो मैंने रीज़न स्टार्ट भी नहीं करा है, एक रीज़न आप अभी से ऐड करना शुरू कर दीजिए। ये दोनों ही जो मेन परफॉर्मर्स रहे थे, स्पेशली नैटली डॉड, जिनके ऊपर डिपेंड करके पूरा बैटिंग स्ट्रक्चर बना था पिछले सीजन में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन का, वो अवेलेबल नहीं है। ब्लैक का यहाँ पर एक विकेट था, ओटागो वुमेन नस्तनाबूद हो गई फिर से। मिकाइला ग्रेग, जेस वाटकिन और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने ये बॉल पकड़ा उन्होंने यहाँ पर कमाल करके दिखाया और इजीली फिर से यहाँ पर जीत हासिल कर लिया। और लगातार 2 दिन में मैचेस होते हैं यहाँ पर, आपको शायद पता ही होगा। मतलब आज अगर ये मैच हो रहा है तो कल भी आपके लिए ये मैच की जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये काम पे आ जाएंगी। अभी शायद नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको ये कुछ चीज़ दिख भी जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 मार्च को मैच हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अगला मैच 3 मार्च को, लगातार दूसरे दिन दोनों टीम्स के बीच में सेम ग्राउंड पे मैच हो रहा है। अच्छा, 2019-20 सीजन का ये पहला मैच था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन 198 रन उन्होंने बनाए। टॉमलिंसन के साथ ये कुछ प्लेयर थी जिन्होंने अवेलेबल नहीं है। ब्लैक आपको दिख जाती हैं। इसके अलावा जेंसन, ओल्डर शॉ। ओटागो वुमेन थोड़ा सा मतलब अच्छा ही रहा पिछले मैच से। तो बेला जेम्स और सोफी ग्रे शायद इनका नाम है। बाकी बॉलिंग पे ये जितने भी बॉलर्स हैं, मेन बॉलर्स जिन्होंने परफॉर्म करे, ये कुछ बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। और दूसरा जो मैच था यहाँ पर भी ओटागो की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही थी। 196 रन उन्होंने बनाए थे। ब्लेकली के कुछ परफॉर्मेंस थे, हैना रोए, मिकाइला ग्रेग, ये नाम कई बार आ रहे हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर फिर से यहाँ पर इजीली जीत हासिल कर लिया। डकवर्थ लग गया था शायद। डॉड वापस आपको दिख रही हैं। वाटकिन, कनिंघम, ये पिछले सीजन का पहला मैच था। और दूसरा मैच जो था ओटागो ने यहाँ पर अच्छी बैटिंग करी थी, या फिर मैं कहूँ कि केटी मार्टिन ने अच्छी बैटिंग करी थी। और ये इंग्लिश जो पिछले सीजन में दोनों ही फॉर्मेट में एक एक मैच में अचानक से चल गई थी। मतलब सुपर स्प्लैश में भी एक मैच में अचानक से उन्होंने 50+ कुछ स्कोर बना दिया था, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम की, अगर मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा। और यहाँ पर भी अचानक से 50+ को जब कोई इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो इनका और केटी मार्टिन का परफॉर्मेंस था जिसके बदौलत यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर बना था। वाटकिन, हैंसन वही कुछ नाम है, ग्रेग वही नाम आपको जो है दिख रहे हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन ने यहाँ पर भी उनको हरा दिया था, लेकिन वही नाम डॉड और यहाँ पर कनिंघम ऐड हुए थे।
जिन्होंने परफॉर्म करा था। बाकी कार्सन, ब्लैक, इनके तो परफॉर्मेंसेस हैं ही जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नोटिस कर सकते हैं आप वही नाम यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं जो मेजर परफॉर्मर्स हैं, ठीक है। बाकी एक आध करके विकेट ले सकते हैं जो मेजर डिफरेंस हो सकता है। अगर आपकी टीम में है तो आप आगे रहेंगे, नहीं है तो भी अगर आपके सामने वाली टीम में नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मतलब यही सीन है। बाकी मेन परफॉर्मर्स यही होते हैं, यही नैटली डॉड, एनलो वैन डेवेंटर बैटिंग से, या फिर कनिंघम, जेस वाटकिन, हैना रोए, मिकाइला ग्रेग, ये कुछ परफॉर्मर्स आए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। और यहाँ से ओटागो की तरफ से बात करी जाए तो एमा ब्लैक, बाकी बैटिंग तो उनकी उतनी अच्छी हुई नहीं, केटी मार्टिन ही थी, और इंग्लिश जिनके ऊपर डिपेंड करके थोड़ा रन उन्होंने बनाया था आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पे। बाकी बॉलिंग से अगर बताया जाए तो कार्सन और ब्लैक, ये दोनों के नाम हमें मिले हैं जिन्होंने कुछ कुछ मैच में विकेट निकाला है। और बॉलिंग फर्स्ट में एक बार ओल्डर्स और जॉनसन के विकेट्स थे। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो यह है हेड टू हेड की कहानी। मैं यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे रहा, वैसे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन का फायदा है भी नहीं। कुछ प्लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं हैं, जो मेजर परफॉर्मर्स थे वो अवेलेबल नहीं है दोनों टीमों की तरफ से। तो कहानी लेकिन यही है जो आप देख सकते हैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पूरी तरीके से डोमिनेट करा था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में, क्योंकि देखिए बीच में और कुछ नहीं है बताने के लिए, ठीक है। और क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वुमेन क्रिकेट का, अगर ये कोई हायर वुमेन टूर्नामेंट होता जैसे कि BBL वगैरह होता तो शायद आपके लिए वहाँ पे ग्राउंड के कुछ चीज़ें मैटर भी करती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्राउंड का भी चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करेगा। और ये मैं मतलब अपना काम छुपाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको पता चल भी जाएगा जब आप पूरा टूर्नामेंट या पूरा सीजन न्यूजीलैंड का वुमेन क्रिकेट का फॉलो करेंगे। जो मेजर परफॉर्मर्स हैं उनको आप पानी में बॉलिंग करा दीजिए, कीचड़ में बॉलिंग करा लीजिए या बैटिंग करा लीजिए, वही परफॉर्म करेंगे। और चाहे कितना भी अच्छा पिच क्यों ना हो, कोई भी मतलब जो नया प्लेयर आएगा वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यही होता है यहाँ पे। और इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि 8 से 9 या 10 प्लेयर आपके सेम ही होने वाले हैं आपके स्मॉल लीग ओपोनेंट के साथ। तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड्स कुछ भी नहीं है, मैं ग्राउंड हिट टू सब कुछ यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ। स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट में आने से पहले मैं प्लेइंग 11 की बात बता देता हूँ, और क्यों मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन इतनी पीछे चल रही है। और ऑलरेडी मतलब मैच शुरू होने से पहले ही वो आप रीज़न देख लीजिए। इनकी तरफ से ओपनिंग करेंगी वाटकिन। मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड इसका भी कुछ वेरिएशन नहीं कर रहा, कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जो बेटर परफॉर्मर्स हैं, जो मेन परफॉर्मर्स हैं, जिनका हाई क्रेडिट है, मगर मैं फैंटेसी की तरफ से बात करूँ वही परफॉर्म करेंगे। बाकी हो सकता है कि कहीं से कोई 15-20 रन बना गई या फिर कोई एक आध विकेट निकाल लिया, उसका आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वो अगर आप लेते हैं आपके चांस के ऊपर है, आपके लक के ऊपर है कि वो चले या नहीं चले। और चलना मतलब यही है, बहुत ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। अगर आप उम्मीद रख रहे हैं कि मैं बिल्कुल 10% सिलेक्शन वाले किसी प्लेयर को लूँगा और वो 50 रन बना देंगी, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है इस टूर्नामेंट में, ठीक है। तो जो भी हो, तो वाटकिन और टॉमलिंसन ये दोनों ही थोड़ा बहुत काम करके आई हैं। वाटकिन तो वैसे भी परसेंटेज कैप्टन हस्टन होती ही हैं, तो वो तो आपकी टीम में है ही। टॉमलिंसन का भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है, कभी मैचेस में उन्होंने रन बनाए हुए हैं। और हैना रोए, इन दोनों के ही ऊपर अभी सब कुछ है। पिछले सीजन में को कैप्टन हुआ करती थी ये दोनों, इस सीजन में नैटली डॉट को कैप्टन बनाया गया, लेकिन वो इंजरी के चलते बाहर हो गई है। बाकी अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ, देखिए टॉमलिंसन आपको बैटिंग से पॉइंट देंगी, लेकिन इतना तो आपको समझ में ऑलरेडी आ ही रहा है कि मेजर परफॉर्मर्स के अलावा जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनके अलावा बैटिंग से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले प्लेयर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा कि कोई बैट्समैन, मतलब अननोन कोई बैट्समैन आके 30-35 रन भी बना रही है, ठीक है। तो टॉमलिंसन आप एक बैटिंग ऑप्शन के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। किस सिचुएशन में मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मिकाइला ग्रेग, मेलिसा हैंसन, जॉर्जिया एटकिंसन और स्तुति कुमार, ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। इस मैच में आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 4 से ज़्यादा प्लेयर नहीं लेना ही पसंद करेंगे। तो ये दोनों तो हो गए, हैना रोए और जेस वाटकिन। इसके अलावा जो 4 प्लेयर्स के मैंने नाम बताए, फिर से याद रखना, मिकाइला ग्रेग, मेलिसा हैंसन, जॉर्जिया एटकिंसन और स्तुति कुमार, ये चारों बॉलिंग से साथ साथ बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर देंगी। अभी इनमें से अगर मैं आपको थोड़ा बहुत समराइज करवा दूँ, मेलिसा हैंसन सेकेंड लास्ट सीजन में बॉलिंग से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने करा था। पिछले सीजन में उतना खास नहीं था, लेकिन ये बैटिंग हार्ट काफ़ी अच्छा है और एक्सपीरियंस ज़्यादा रखती है इन चारों में से। मिकाइला ग्रेग और स्तुति कुमार, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के डोमेस्टिक सर्किट में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जहां पर इन दोनों का नाम नहीं है। स्पेशली स्तुति कुमार ये ओपन भी कर सकती हैं। ऑफ कोर्स इस फॉर्मेट में शायद इनको ओपन नहीं कराया जाएगा, लेकिन टैलेंट ये भर भर के रखती हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इस फॉर्मेट में अगर वहाँ पे जाके वो 4 विकेट लेती थी तो यहाँ पर शायद मुश्किल से 1 विकेट ही मिले, लेकिन टैलेंट है और दोनों तरफ से आपको पॉइंट देने की क्षमता रखती है। और जॉर्जिया एटकिंसन तो पिछले सीजन में सुपर स्मैशेस के मैचेस में इनको ओपन भी भेजा जाएगा था, तो इससे आप ये समझ सकते हैं बैटिंग कर सकती हैं। बाकी बॉलिंग से तो आपको पॉइंट देना ही है, क्योंकि बॉलिंग ये पूरी ओवर की करवाएंगी। तो 2 मेन प्लेयर्स वाटकिन और हैना रोए, इनके साथ आपको इन चारों में से किसी 2 को, मैक्सिमम 3 को लेना है।
इससे ज़्यादा आप यहाँ पे कुछ भी सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं सीम्स, मोनिक रीज, यहाँ पे टॉमलिंसन बैटिंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस ब्रिंग करती हैं, लेकिन जिस तरह की टीम लेके आ रही है ओटागो वुमेन की टीम, मुझे नहीं लग रहा कि ये मतलब 25-30 के ऊपर भी आपका ये मामला जाएगा। और अगर वो 25 रन या 30 रन भी बना देती है तो भी उससे ज़्यादा पॉइंट कोई आपको बॉलर देकर जा सकता है, ठीक है। बेंच पे क्लॉडिया ग्रीन होंगी, खेल सकती है किसी एक की जगह पर, मुझे नहीं लगता कोई मैटर करेगा। बात करते हैं ओटागो वुमेन की तरफ से, तो देखिए इनकी टीम को आप एक बार नोटिस करिए। सूजी बेट्स, केट इब्राहिम जो पहले खेलती थी कैंटरबरी की टीम में, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो तो अच्छा हुआ। फेलिसिटी लेडन डेविस इनके टीम में, इनके स्क्वाड में है, लेकिन खेल नहीं पाएंगी इंजरी के चलते, वो भी कैंटरबरी से आई हैं। मतलब ये टीम जैसे कम था जो उन्होंने लेडन डेविस को भी इंक्लूड कर लिया। केटी मार्टिन है, ठीक है। उसके अलावा ब्लेकली है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अब इनसे भी उम्मीद रख सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट में काफ़ी अच्छी चॉइस बन सकती है, शायद लोग इनकी तरफ नहीं देखें, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। तो ये एक ऑप्शन बन जाती है। हेलन जैनसन, उसके बाद इंग्लिश आती है कार्सन, ब्लैक, मॉलिलो, ओल्डरशॉट, बिला जेम्स, ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो आप ऑलरेडी नोटिस कर सकते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका टीम नज़र आ रहा है ऑन पेपर, ठीक है। सूजी बेट्स तो वैसे ही परसेंटेज कैप्टन वाइस रन होने वाली हैं और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछला सीजन उन्होंने पूरा मिस किया था किसी पर्सनल रीजन की वजह से, मेडिकल कुछ इशू था, जो भी हो। अभी ये कम बैक करने वाली हैं और अभी बहुत कुछ इनको साबित भी करना है, ठीक है। और ओटागो वुमेन की टीम को भी आप बहुत कुछ साबित करना आप समझ सकते हैं। लास्ट 2-3 सीजनों से, दो सीजनों से स्पेशली इस फॉर्मेट में काफ़ी खराब हालत चला है। सूजी बेट्स वगैरह तो खेलती थी T20 में, इस फॉर्मेट में नहीं खेलती हैं, लेकिन ये भी काफ़ी दिनों के बाद कम बैक करने वाली है यहाँ इस फॉर्मेट में। केट इब्राहिम, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड्स इनके रहे हैं। आखिरी 5 जो मैचेस खेली है ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम के अगेंस्ट में, उनमें से 2-3 50+ स्कोर इनके रहे हैं। मैं यहाँ पर समराइज़ नहीं करवा रहा क्योंकि मतलब समराइज़ करवा के ज़्यादा कुछ होगा नहीं, वैसे भी आप इनके टीम में लेंगे ही, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएंगे, शायद वाइस कैप्टन भी बना देंगे, तो रिकॉर्ड के साथ आप ज़्यादा कुछ यहाँ पर फ़ायदा होगा नहीं। और वैसे भी जो पुराने मैचेस हैं वहाँ पे देख के भी कुछ फ़ायदा होगा नहीं, यहाँ पर इन्होंने रन वगैरह बनाया है। उसके बाद केटी मार्टिन कीपर सेशन में डिफॉल्ट पिक हो जाती हैं, मेरे ख्याल से ओपन भी कर सकती हैं। इन तीनों के भीतर ही टॉप 3 आपका लिए कंप्लीट होगा। बैटिंग फर्स्ट में आप ब्लेकली के ग्रुप में एक्स्ट्रा बैट्समैन कंसीडर कर सकते हैं, या फिर हेली जेंसन होंगी जो आपके लिए नंबर 5-6 में बैटिंग करेंगी और बॉलिंग का भी पूरा कोटा करवाएंगी। बॉलिंग, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि बैटिंग से चाहे आप 3 लो 4 लो जो भी लो, बॉलिंग लेकिन मैक्सिमम बॉलर्स को लेकर चलना है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर बैटिंग फर्स्ट करती है ओटागो वुमेन की टीम तो मुझे लगता है 300 के पार भी यहाँ पर स्कोर पहुँच सकता है, ठीक है। कोई मुझे ज़्यादा डाउट नहीं है इस बारे में, लेकिन 10 विकेट भी गिरेंगे। और ये तो आपको पता होगा कि एक बार के लिए कोई बैट्समैन फेल भी हो सकता है, लेकिन बॉलर्स के यहाँ पर फेल होने के और पॉइंट्स लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फेल ना होने के और पॉइंट्स लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिस तरह की टीम अभी है, स्पेशली बैटिंग जो हो रही है, बॉलिंग तो चलिए फिर भी कुछ प्लेयर्स तो अभी भी हैं, लेकिन बैटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा खराब हालत में है अभी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम की। तो इसीलिए मिनिमम 3 बॉलर्स आपकी टीम में होने चाहिए, 4 भी लेके चलो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो है अगर ओटागो पहले बैटिंग करती है, और अगर पहले बॉलिंग करती है, कोशिश करना कि सारे पॉसिबल बॉलर्स को लेके जाया जाए, ठीक है। और टॉप 3 बैट्समैनों को अगर आप लेके जाएंगे तब भी आपके लिए सूजी बेट्स और इब्राहिम बॉलिंग का काम कर ही देंगे, तो 2 बॉलर्स आपके लिए वहाँ पे हो गए। और इसके अलावा जिन बॉलर्स को आप छोड़ नहीं सकते वो है कार्सन, ब्लैक और ओल्डरशॉ, ठीक है। इन तीनों बॉलर्स को आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास स्पेस बच रहा है, अगर अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर मॉली लो को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बॉलर्स यहाँ पर ओटागो की तरफ से लेके जाना है, ठीक है। मतलब ओटागो जो भी करेगी, ओटागो अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो मिनिमम 3 बैट्समैन, 4 भी ले जा सकते हो। और ओटागो अगर पहले बॉलिंग करती है तो मिनिमम 4 बॉलर्स, 5 भी अगर आप पॉसिबल हो तो लेके चलो, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से ओटागो को सपोर्ट में बनाना है। और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ, ये मैच के रिजल्ट के बाद पता आपको चल भी जाएगा। और यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया। बाकी अगर मैं समराइजेशन पे आऊँ कि आपके स्मॉल लीग में कौन कौन से प्लेयर ज़रूर से होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में आ चुके होंगे बेट्स, इब्राहिम, केटी मार्टिन, ब्लेकली अगर बैट फर्स्ट करती हैं तो, नहीं तो एक्स्ट्रा बॉलर अगर बॉल फर्स्ट होता है। उसके बाद एमा ब्लैक, और यहाँ से हैना रोए, वाटकिन, और ये दोनों, बाकी मैंने जो 4 पर्ट्स आपको बताया उनमें से आप 2 को लेकर चल सकते हैं। और बाकी कार्सन, ओल्डरशॉ और हेली जेंसन को आप लेकर चल सकते हैं। हेली जेंसन का रोल मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि उनको बॉलिंग कितना ओवर का मिलेगा, लेकिन आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी ये ज़रूर उसका फ़ायदा उठा लेंगी, तो ले सकते हैं आप, सेफ ऑप्शन होंगी ये भी। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वाटकिन को कुछ लोग कैप्टन बना सकते हैं, वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कैप्टन तो नहीं बनाएगा कोई, वाइस कैप्टन बना सकते हैं, इसके लिए तैयार रहना। बाकी रोए हैं जिनको लोग टीम में ले लेंगे, इसके अलावा कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल नहीं है, टीम में ले लो वही बड़ी बात होगी।
ओटावा की तरफ से केटी इब्राहिम और सूजी वेट्स। मुझे लगता है इससे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए कुछ भी नहीं सकता। अभी इब्राहिम का बॉलिंग आपको शायद उतना कॉन्फिडेंस मैं नहीं दे सकता आपको कि ये जीरोली बॉलिंग कराएंगी या नहीं, लेकिन बैटिंग हैंड कमाल का है और बैटिंग में ही इनके रिकॉर्ड्स हैं। बॉलिंग शायद कभी कभार कराती है, कभी कभार नहीं कराती है, इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन बैटिंग ये ऑफकोर्स करेंगी। और उसके बाद केटी मार्टिन, हेनरी जॉनसन, ये ऑप्शन हैं। और रिस्क लेना है तो ब्लैक और कार्सन, ये दोनों बहुत ही बढ़िया बॉलर्स हैं। आप चाहो सूजी बेट्स को कैप्टन बना के इनको वाइस कैप्टन बनाने के भी छोड़ सकते हो। ब्लैक बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, मुझे लगता नहीं बैटिंग जाएगी इनकी तरफ से, लेकिन कर सकती हैं। और बॉलिंग में इनकी ही रिकॉर्ड्स हैं। और जैसे मैंने बताया कि मोस्ट कंसिस्टेंट डोमेस्टिक परफॉर्मर होती हैं ये ओटावा की टीम में सीजन वाइज अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ। और कार्सन, ये दोनों बॉलर्स होते हैं। और ब्लेकली आप बैटिंग से टीम में रख लो, कैप्टन वाइस कैप्टन कोई सवाल पैदा नहीं होता, टीम में रख लो, वही बड़ी बात होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे करी हैं ड्रीम 11 ने जो मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रहा है क्या करा है उन्होंने और क्यों करा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। मिकाइला ग्रेग को उन्होंने दे दिया है बैटर में। ये आप पकड़ कर चलिए कि सीज़न एंड होने से पहले ये बॉलर में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब केटी इब्राहिम को दे दिया है बॉलर में, जबकि ये बॉलिंग रेगुलरली करवाती भी नहीं है। ठीक है। कार्सन को दे दिया है ऑलराउंडर पे, थोड़ी सी ही बैटिंग कर सकती है लेकिन ऑलराउंडर जितना इतना भी नहीं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कर सकती हैं टीमें। मिकाइला ग्रेग मेरे लिए इजी चॉइस हो गई है क्योंकि ये बॉलिंग करा देंगी, एक विकेट ले लेती हैं, तो मुझे तो लगता है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वो एक विकेट का पॉइंट ही कलेक्ट करने के लिए जो बैट्समैन हैं उनकी खटिया खड़ी हो जाने वाली है। तो एक यही है जो बॉलिंग ऑप्शन है। टॉमलिंसन को मैंने ले लिया है। अगर आपको टॉमलिंसन की जगह पर सिम्स खेल लेना है आप ले सकते हैं। सिम्स बॉलर हैं, बॉलिंग फर्स्ट में आप इनके साथ जा सकती हैं, जा सकते हैं। और ये मतलब जेंडर का बहुत प्रॉब्लम होता है वोमेन मैच में जो भी हो, तो ये बॉलिंग कराएंगी। ठीक है। अच्छा बॉलिंग ऑप्शन आपके लिए हो सकती हैं और ये थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेंगी। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, अगर गलती से भी एक विकेट ये निकाल लेती है ना, तो जो पॉइंट इनको उस एक विकेट की वजह से मिलेगा 2700, 2900, 3300, 3700 जो भी हो, तो वो पॉइंट कलेक्ट करने के लिए टॉमलिंसन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो टॉमलिंसन थोड़ा सा सेफ रहेंगी। बाकी सिम्स बॉलिंग ऑप्शन है, आप इनके साथ जा सकते हैं। ब्लेकली बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट में लेना है। अगर आप बॉलिंग फर्स्ट देख रहे हो तो एक्स्ट्रा बॉलर रख सकते हो जो बेला जेम्स आपको प्रोवाइड करवा सकती हैं। उनका भी सेम ही सीन है, बेला जेम्स और सिम्स दोनों का ही सेम सीन है, दोनों ही बॉलर हैं। अगर एक विकेट ले लेती है तो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं आपके लिए। लोग यहाँ पर जेनसन को ले रहे हैं, लेकिन मैं जेनसन को ले सकता था लेकिन कार्सन को छोड़ के नहीं, क्योंकि जेनसन का रोल मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि किस तरह का रोल उनको मिलने वाला है। बैटिंग फर्स्ट में आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर हैना रोए के जगह पर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आस्तुति कुमार मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा आप कैसे मैनेज करने वाले हो। अगर आप चाहो तो हैना रोए एक ऑप्शन है जिनके ऊपर आप कुछ ट्राई अगर करना चाहो कर सकते हो। बाकी ये तीन प्लेयर्स सूजी बेट्स, जेस वाटकिन और कार्सन मैं छोड़ने से, जेस वाटकिन दोनों तरफ से आपको पॉइंट देने की क्षमता रखती है, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको जरूर देके जाएंगी वो, भले ही बेस्ट परफॉर्मेंस इनका नहीं आए। बॉलिंग सेशन में एमा ब्लैक और इब्राहिम मेरे लिए मस्ट हैव्स हैं। इसके अलावा ओल्डर शॉ को मैंने लिया है। इसके अलावा यहाँ पर जगह पर आप मेलिसा हैंसन को ले सकते हैं। ठीक है। काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। और बॉलिंग फर्स्ट में एक ट्राइबल ऑप्शन ज़रूर है, सीरियसली ट्राइबल ऑप्शन है ये। और यहाँ पे इसके अलावा आपके पास अब मॉली लो वगैरह के अभी ऑप्शन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आप स्पेस मैनेज कर पाएंगे, तो यही मुझे लगता है सही कॉम्बिनेशन है। बाकी मेलिसा हैंसन और जॉर्जिया एटकिंसन ये दोनों एक ऑप्शन है जो बॉलिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग से काफ़ी मतलब ये बॉलिंग के साथ बैटिंग हैंड भी आपके लिए प्रोवाइड करवा सकती हैं। और ये जितने भी चेंजेस मैंने बताए हैं वो एक आध चेंजेस आप कर सकते हैं, वो हैना रोए के जगह पर ही कर सकते हैं। बाकी ये प्लेयर्स को मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। कार्सन को मैं इसीलिए छोड़ने का सजेशन नहीं दे रहा, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, लेकिन इनके पास एबिलिटी है बंचेस में विकेट निकालने का। जब कोई भी उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा तभी आप देखेंगे कि कार्सन ने कुछ ऐसा ही कर दिया जो मतलब शायद ही कोई सोच रहा होगा। ठीक है। तो इसलिए कार्सन छोड़ने लायक प्लेयर तो है नहीं। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग जो है बहुत ही वीक हुई है, तो इसीलिए मैं पॉसिबल जितना पॉसिबल हो रहा है मैं बॉलर्स को लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में कोई अपडेट्स वगैरह आती हैं तो वो वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।